हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्स स्टडी मीटर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। बड़ा ही इजी चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम के बारे में जानते हैं। तो जब गवर्नमेंट दो या दो से ज़्यादा लेवल के अंदर डिवाइड कर दी जाती है, उस सिस्टम को फेडरलिज्म कहते हैं। तो ये चैप्टर फेडरलिज्म के टॉपिक्स पर ही बेस्ड है। इस चैप्टर में हम फेडरलिज्म से जुड़े टॉपिक्स को ही स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में पहला टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इसमें हम फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला फीचर है कि फेडरलिज्म में गवर्नमेंट दो या दो से ज़्यादा टीयर्स में डिवाइडेड होती है। टीयर्स को हम यहाँ लेवल्स की तरह भी समझ सकते हैं। फेडरलिज्म के फीचर का सेकंड पॉइंट है कि इन सभी लेवल्स के एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग होते हैं। जैसे कि आर्मी को सेंट्रल गवर्न करता है और पुलिस को स्टेट। इसमें थर्ड फीचर है कि इन सभी लेवल्स का ज्यूरिसडिक्शन या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ कंट्रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। फोर्थ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए फंडामेंटल प्रोविजंस को कोई भी गवर्नमेंट की एक फॉर्म चेंज नहीं कर सकती। नेक्स्ट, फिफ्थ, जब भी गवर्नमेंट के किसी लेवल का आपस में डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट फाइनल डिसीजन देता है। सिक्स्थ, गवर्नमेंट के हर लेवल का सोर्स ऑफ इनकम कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। सेवेंथ, गवर्नमेंट के हर लेवल के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, लोगों में यूनिटी और डाइवर्सिटी लाना। तो ये हमने बात की फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में। अब देखते हैं फेडरलिज्म के टाइप्स। तो फेडरलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एक तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन्हें हम टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म भी कहते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आकर एक बिगर यूनिट फॉर्म करती है। यहाँ पर सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स होती है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इक्वली पावरफुल होती है। इसके एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यहाँ पर एक लार्ज कंट्री अपनी पावर्स को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बांट देती है। यहाँ स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर्स होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं इंडिया, बेल्जियम, स्पेन एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स का एरिया ऑफ कंट्रोल 4 लिस्ट में दिया हुआ है। हम इस टॉपिक में उन 4 लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लिस्ट हमारे पास आती है यूनियन लिस्ट। इसके अंदर 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें नेशनल इम्पोर्टेंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बैंक, करेंसी, डिफेंस एट्सेट्रा। सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड लॉज बनाती है। सेकेंड लिस्ट हमारे पास आती है स्टेट लिस्ट। इसके अंदर 66 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। स्टेट गवर्नमेंट इससे रिलेटेड लॉज बनाती है। थर्ड लिस्ट हमारे पास आती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अंदर होते हैं 97 सब्जेक्ट्स। इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, मैरिज, एडॉप्शन एट्सेट्रा। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इससे रिलेटेड लॉज बनाती है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम हमारे पास सिर्फ ही 3 लिस्ट थी, पर फिर जब हमारे पास नए टॉपिक्स आने लगे, नए सब्जेक्ट्स आने लगे जैसे कि कंप्यूटर साइंस, तो एक नई लिस्ट बनी, रेजिड्यूरी लिस्ट। इसके अंदर सारे वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद में आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड लॉज बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लैंग्वेज पॉलिसी।
इसमें हम इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि इंडिया के पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सेकंड, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब कि वो लैंग्वेज जो कि ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ होती हो। थर्ड, हमारे देश में 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस होती है। फोर्थ, वो एग्ज़ाम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है वो इन 22 में से किसी भी लैंग्वेज में से दिया जा सकता है। फिफ्थ, स्टेट्स के पास अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट, जब भी सेंट्रल और स्टेट या इंटर स्टेट गवर्नमेंट में कम्युनिकेशन होती है तो वो इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो ये हमने पढ़ा लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में। अब पढ़ते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद एक बहुत लंबे टाइम तक सेम पार्टी ने सेंटर और स्टेट पे रूल किया था और इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट अपने राइट्स को सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी। तो जब स्टेट और सेंटर दोनों पे अलग अलग पार्टीज रूल करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। पर 1990 में ऐसा हुआ कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली और वहाँ से कोलिशन गवर्नमेंट का एरा शुरू हो गया। इससे स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को फ्रीली यूज़ करने लग गई। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना मुश्किल हो गया। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब पावर्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर एक लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो 1992 में एक अमेंडमेंट पास हुआ जिससे कि हमारी कंट्री में भी डिसेंट्रलाइजेशन आया। देखते हैं कि उस अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई थी। तो पहली चीज़ उसके अंदर दी हुई थी कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस रेगुलरली 5 साल में होने चाहिए। सेकंड, उन इलेक्शंस में SC, ST, OBC जैसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन होगा। 1/3 सीट्स वुमेन के लिए भी रिजर्व्ड होगी। हर स्टेट में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। फिफ्थ, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर्स और रेवेन्यू लोकल बॉडीज़ के साथ शेयर करना होगा। तो ये पॉइंट थे उस अमेंडमेंट के अंदर। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूरल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें सबसे ऊपर आता है ज़िला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। फिर आती है पंचायत समिति जो कि कुछ विलेजेस पर होती है और फिर इनके बाद आती है ग्राम पंचायत जो कि विलेज के लेवल पर होती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। So, thank you for watching our video, and if you have any query related to this chapter, write in the comment section below.